आगे हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन की। जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है उसके अंदर कौन से स्टेप्स हैं, कैसे वो कैरी आउट हो रहा है। डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन्स एट यूनिक एंड फिक्स्ड पॉइंट्स कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। आपको पता है कि जो डीएनए है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। कोई स्पेसिफिक फिक्स पॉइंट होते हैं डीएनए सीक्वेंस के अंदर जहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, उसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन द केस ऑफ ई कोलाई। पहला स्टेप है आपका इनिशिएशन। The complementary strands of DNA double helix are separated by enzyme DNA ligase. This is called unwinding of double stranded DNA. इनिशिएशन के अंदर जो पहला स्ट्रैंड जो स्टेप है वो है आपका अनवाइंडिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडिंग डीएनए। अब आपको सबसे पहले जब वाटसन एंड क्रिक का मॉडल बताया था, उस टाइम भी जब उन्होंने बताया था कि भाई जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसकी कॉपी कैसे होगी, तो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सेपरेट होगा सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में, तो मतलब उसको अनवाइंड किया जाएगा वो। तो उसकी अनवाइंडिंग को कौन कर रहा है, तो वो एंजाइम पहला है आपका डीएनए लाइगेज। तो पहला एंजाइम आ चुका है आपका डीएनए लाइगेज। आगे देखिए, द सेपरेटेड स्ट्रैंड्स टेंड टू रिवाइंड। अब हम जो स्ट्रैंड्स हैं उनको सेपरेट कर चुके हैं, अब वो दोबारा से रिवाइंड होने की ट्राई करेंगे। देयरफॉर दीज आर स्टेबलाइज्ड बाय प्रोटीन्स कॉल्ड सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो इसके अंदर क्या होता है, अभी इसको दोबारा से ज्वाइन होने से बचाने के लिए एक एंजाइम होता है, उसको कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है जो कि क्या करता है, जो सेपरेटेड स्ट्रैंड्स हैं उनके ऊपर बाइंड हो जाता है और उनको सेपरेटेड कंडीशन में रहने में हेल्प करता है। तो पहला एंजाइम है आपका डीएनए हेलिकेज, दूसरा हो चुका है आपका सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। अब देखिए आगे, unwinding of double-stranded DNA forms Y-shaped configuration in the DNA duplex which is called replication fork। देखो ये रेप्लिकेशन फोर्क का डायग्राम, जब सेपरेट हो चुका है, अभी ये डीएनए आगे से सेपरेटेड नहीं, आगे और भी ज्वाइन है, तो ये वाला पोर्शन उसका सेपरेट हो चुका है दोनों का, तो एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम कहेंगे रेप्लिकेशन फोर्क। तो ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बन चुका है रेप्लिकेशन फोर्क। अब हम देखते हैं इलोंगेशन की। भाई अब इनिशिएशन तो हो चुकी है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के ऊपर, अब वो इलोंगेशन स्टार्ट कैसे होगा, नया डीएनए कैसे बनेगा। तो इसके लिए आप समझिए, पहले मान लो कि मैं आपके लिए दो स्ट्रैंड बनाऊंगा अलग अलग। ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का, दूसरा स्ट्रैंड, दोनों सेपरेट हो चुके हैं। ये इसका 5 प्राइम है, ये इसका 3 प्राइम है, ये इसका 5 प्राइम है, ये इसका 3 प्राइम है। तो अब हमने कहा था कि भाई जो रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव तरीके से होती है, मतलब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए और हर एक स्ट्रैंड के रेस्पेक्ट में टेम्पलेट उनको एक्ट करके, हर एक स्ट्रैंड टेम्पलेट के रूप में एक्ट करेगा और उनके रेस्पेक्ट में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो नया डीएनए की फॉर्मेशन करेगा। तो अब एक वर्ड आता है आपका प्राइमर, उसके लिए समझते हैं। तो जो आपका एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, उसकी एक लिमिटेशन है कि वो जो रेप्लिकेशन है वो सीधा स्टार्ट नहीं कर सकता है, खुद इनिशिएट नहीं कर सकता है रेप्लिकेशन को। तो रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए मतलब डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को सीधा डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँ कि इस 5 डैश के नीचे वो एंजाइम आएगा और सीधा एक नया स्ट्रैंड बना देगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसकी एक लिमिटेशन है कि वो डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को। तो उसके लिए एक एंजाइम होता है प्राइमेज। तो उसके लिए एक आपका एंजाइम है प्राइमेज। देखिए, तो उसका क्या फंक्शन है प्राइमेज का, तो प्राइमेज का आपका फंक्शन है कि जो भी स्ट्रैंड है उसके नीचे वो ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि भी दो स्ट्रैंड्स आपका, मान लो कि ये 5 डैश है और ये इस स्ट्रैंड का 3 डैश है, ये मान लो 5 डैश हो गया, ये इसका 3 डैश हो गया। तो मैंने आपको सबसे पहली जो कंडीशन याद रखनी है रेप्लिकेशन में वो ये है कि जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो हमेशा 5 डैश से 3 डैश में बनेगा। मतलब जो नया स्ट्रैंड की जो ओरिएंटेशन होगी वो 5 से 3 रहेगी। वो कैसे रहेगी, तो कुछ ऐसा होगा कि यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ से स्टार्ट होगा तभी वो नए का 5 डैश हुआ, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस साइड बनेगा, इस डायरेक्शन में, तो 5 डैश से 3 डैश में ऐसे ही बनेगा। लेकिन यहाँ पर वो इनिशिएट नहीं कर पाएगा डीएनए पॉलीमरेज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एंजाइम होता है डीएनए प्राइमेज, वो क्या करता है, यहाँ पर 10 to 16 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग एक आरएनए का प्राइमर ऐड कर देता है। किसके रेस्पेक्ट में, इस पेरेंटल के रेस्पेक्ट में। तो ये यहाँ पे प्राइमर ऐड हो चुका है, ये वाला मान लो।
अब क्या होगा, अब आता है आपका डीएनए पॉलीमरेज। वो क्या क्या करेगा, अब इस प्राइमर ने उस पॉलीमरेज को फ्री 3' प्रोवाइड कर चुका है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 5' और ये प्राइमर का मान लो ये एंड है, इस एंड के ऊपर 3' OH फ्री मिल गया। तो प्राइमर के एंड के ऊपर 3' OH फ्री है, तो इस 3' OH का यूज करेगा आपका डीएनए पॉलीमरेज, और इसको फिर वो एक्सटेंड कर देगा, और ये जो एंजाइम है ये इसको एक्सटेंड करके पूरा डीएनए मॉलिक्यूल बना देगा नया। तो हमें क्या पता लगा कि भाई जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डायरेक्टली इनिशिएट नहीं कर सकता, एक पर्टिकुलर एंजाइम ये प्राइमेज वो क्या करेगा, शुरू में जो 3' है पेरेंटल का उसके नीचे आके अटैच होगा, और फिर वहाँ से वो 3' OH प्रोवाइड करेगा नए स्ट्रैंड को, और वहाँ पर आपका डीएनए पॉलीमरेज अगर नए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा और कंप्लीट डीएनए सिंथेसाइज करेगा। देखते हैं। An enzyme called primase initiates replication of the strand oriented in 3' to 5' direction। मतलब 3' से 5' डायरेक्शन में वो रेप्लिकेशन को स्टार्ट करवाएगा। कैसे, जो डीएनए प्राइमेज है वो क्या करेगा, दिस जनरेट्स 10 to 16 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग डीएनए आरएनए प्राइमर। तो वो क्या करेगा, एक आरएनए प्राइमर को ऐड करवा देगा। आरएनए प्राइमर क्या करता है, द फ्री 3' OH ऑफ दिस आरएनए प्राइमर, क्योंकि आरएनए प्राइमर के बाद के पास क्या है 3' OH फ्री है, प्रोवाइड्स द इनिशिएशन पॉइंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फॉर सीक्वेंशियल एडिशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज को ये 3' OH प्रोवाइड कर दिया प्राइमर ने, और इसको यूज करके अब वो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो आगे ऐड करता जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को। देखो, डीएनए पॉलीमरेज प्रोग्रेसिवली ऐड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स टू फ्री 3 एंड ऑफ ग्रोइंग पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज को जब तक फ्री 3' एंड अवेलेबल रहेगा तब तक वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा। तो जो आपका 3' to 5' स्ट्रैंड है पेरेंट का, उस केस में तो कंटिन्यूस उसको 3' OH फ्री होता रहेगा, जैसे जैसे डीएनए खुलता जाएगा वैसे ही उसको 3' एंड जो है वो फ्री मिलता जाएगा, और एक कंटिन्यूस तरीके से नया जो डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसाइज करेगा वो। इसीलिए जो आपका 3' to 5' स्ट्रैंड है पेरेंटल, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस स्ट्रैंड, मतलब क्योंकि इसके जो नया जो डीएनए स्ट्रैंड है वो कंटिन्यूस तरीके से बनता है। देखो, द रेप्लिकेशन ऑफ 3' to 5' स्ट्रैंड इज कंटिन्यूस एंड इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड। डायग्राम में देखिए, जो आपका रेप्लिकेशन है जो 3' to 5' स्ट्रैंड है, ये 3' to 5' है, अब इसमें ये 5' to 3' सिंथेसाइज हो रहा है, अब यहाँ पे आगे खुलता जाएगा तो इसको 3' ही ओपन रहेगा हमेशा, तो यहाँ पे एक और प्राइमर नहीं लगना है, ये सीधे तरीके से ही नया डीएनए बनता जाएगा। तो एक कंटिन्यूस तरीके के अंदर एक नया जो डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसाइज हो रही है। तो ये जो स्ट्रैंड है इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस स्ट्रैंड। इसके रेस्पेक्ट में देखो, जो आपका 5' to 3' स्ट्रैंड है, इसको अगर देखें तो मैंने आपको बताया था जो प्राइमर है वो हमेशा 3' के ऊपर ऐड होगा, तो यहाँ पर प्राइमर ऐड हो गया, ये प्राइमर ऐड हो गया। तो अब प्राइमर ने क्या किया, एक स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर दिया, चलो ठीक है। अब क्या होगा, ये आगे ओपन होगा, आगे ओपन होगा तो एक प्राइमर अब ऐसा नहीं है कि यहीं पे ऐड होगा, नहीं, वो पीछे ऐड होगा। मान लो यहाँ प्राइमर ऐड हुआ और अब वो खुल चुका है, तो प्राइमर के बाद एक और स्ट्रैंड, तो अब ये क्या होगा, कुछ ऐसे तरीके से बनता जाएगा, फ्रेगमेंट्स के रूप में नया डीएनए फॉर्म होगा 5' to 3' टेम्पलेट डीएनए के अंदर। तो इसी को आपको बताया गया है कि जैसे जैसे ये ओपन होता गया तो एक फ्रेगमेंट, 2 फ्रेगमेंट, 3 फ्रेगमेंट, ऐसे ही फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में नया डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है। तो इस स्ट्रैंड को 5' to 3' जो स्ट्रैंड है आपका पेरेंटल, इसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड, या फिर इसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो नया स्ट्रैंड है वो फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में सिंथेसाइज हो रहा है। देखो नीचे पॉइंट भी लिखा हुआ है ये, while the second strand 5' to 3' strand of DNA molecule is discontinuous and known as lagging strand। अब क्या होता है, द रेप्लिकेशन ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड जनरेट स्मॉल पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट्स कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इसके अंदर क्या है, जो हर एक जो फ्रेगमेंट बनता जा रहा है, ये वाला फ्रेगमेंट एक बन गया, फिर ये बन गया, इसके बीच में गैप है, तो ये जो फ्रेगमेंट है इसको हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। एक साइंटिस्ट थे आर ओकाजाकी, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, इसके बेस के ऊपर हम किसको कह रहे हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स।
अब क्या होगा, एक डीएनए लाइगेज आता है, लास्ट में डीएनए लाइगेज आता है, वो इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कर देता है और एक बड़ा स्ट्रैंड कंटिन्यूस बना देता है। तो जो सेकंड स्ट्रैंड है वो फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में बना है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोल देते हैं, और इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कौन करवाता है, तो डीएनए लाइगेज। तो ये है आपका बेसिक रेप्लिकेशन का प्रोसेस। अगर यदि आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट करके बताएं, नहीं तो हम क्लास में अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे।